अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है तथीर फातिमा और आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़। आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। सबसे पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम अपना रिव्यू जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ब्लैंक हमारे पास दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंक्लूड ऑल अदर्स इन द लिस्ट। इस एमसीक्यूज़ का मतलब ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत ही आसान एमसीक्यूज़ है। इसका ये मतलब है कि ऐसी कौन सी डेफिनेशन है जिसके अंदर या ऐसी कौन सी हेडिंग है जिसके अंदर बाकी जो ऑप्शंस है वो इंक्लूड होंगे। यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास जो है वो चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि ये शुगर है, बेकिंग पाउडर है, एग है और फोर्थ ऑप्शन आपके पास केक है। तो अब आप बताएं कि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये मिलकर जो है वो किस प्रोडक्ट के अंदर आएंगे, तो केक के अंदर आएंगे। तो आपको फाइनल चीज़ बतानी है कि ये सारी चीज़ें जो है वो किस चीज़ के अंदर शामिल है, तो केक के अंदर शामिल होगी। उसी तरह जो है वो ये ब्लैंक है कि ये 4 ऑप्शन है, उसमें से बताएं कि 3 ऑप्शन किस चौथे ऑप्शन के अंदर आएगा। यानी कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट है ना, तो आप कार्बोहाइड्रेट की अगर डेफिनेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट को आप देखेंगे तो उसके अंदर जो है वो ग्रुप्स बने हुए होते हैं। पहला होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा होता है ऑलिगोसेक्राइड, तीसरा होता है पॉलीसेक्राइड। तो जो ऑलिगोसेक्राइड है उसका जो एक और नाम है वो क्या था, वो था डाइसेक्राइड। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको नाम वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए कि अगर एक नाम है तो उसका दूसरा नाम भी लिखा हुआ है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑलिगोसेक्राइड ही सोच कर बैठ गए तो यहाँ पे डाइसेक्राइड उसका दूसरा वाला नाम ऑप्शन में दिया हुआ है। जिस तरह मैंने आपको कहा था मोनीरा, आपको ब्लैंक में ऑप्शन में जो है वो मुनीरा दिया हुआ था। अगर बच्चे मुनीरा को ना पढ़ें तो उनके दिमाग में तो प्रोकैरियोट रह जाएगा और फिर वो सोचेंगे कि मुनीरा कहाँ से आ गया, तो प्रोकैरियोट को ही तो मुनीरा कहते हैं, उसी तरह ऑलिगोसेक्राइड को ही तो डाइसेक्राइड कहते हैं। तो आपके पास आ गया कि इसके अंदर अच्छा ठीक है, ग्रुप में मोनोसेक्राइड भी हो गया, ऑलिगोसेक्राइड इज ऑल्सो नोन एज डाइसेक्राइड, ठीक है, डाइसेक्राइड भी आ गया। अब तीसरा जो ग्रुप है पॉलीसेक्राइड, उसकी एग्जाम्पल दे दी उन्होंने स्टार्च, ठीक है। तो आप तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही रहेंगे ना ये सारी चीज़ें, तो आपको वो ऑप्शन पे टिक करना है जिसके अंदर सब कुछ आए, तो वो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो आप केक का विजन करके सोच लें कि केक जो है वो जिन इंग्रेडिएंट से बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट केक होता है, इस तरह सोच लें, तब भी आपका फाइनल ऑप्शन आपको ठीक मिल जाएगा। फिर हमारे पास दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग अनसैचुरेटेड फैट इज करेक्ट। अच्छा, अनसैचुरेटेड फैट जो है वो आप याद करें कि लिपिड्स की डेफिनेशन में एसिल ग्लिसरॉल आया था जो कि ग्रुप्स में डिवाइड हुआ होता है। एसिल ग्लिसरॉल के अंदर जो है वो आपको 2 ग्रुप्स डिवाइड हुए थे, एक था सैचुरेटेड और एक था अनसैचुरेटेड। तो मैंने सैचुरेटेड से बताया था कि किस तरह याद करना है, मैंने जिस तरह याद किया था ना, आप लोग उस तरह से पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा कि सैचुरेटेड से जो है वो एस सैचुरेटेड शुरू होता है ना, तो वो किस तरह का होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड होता है तो सिंगल बॉन्ड होता है, एस से याद रखें सॉलिड, एस से याद रखें सिंगल बॉन्ड। अब आपसे पूछा जा रहा है अनसैचुरेटेड, तो उल्टा कर लें, सिंगल बॉन्ड का जो है वो डबल बॉन्ड कर लें। अब आपको डबल बॉन्ड भी याद आ गया। अब सॉलिड का जो है वो लिक्विड कर लें। अब आपके पास 2 चीज़ें हैं जिससे आप ऑप्शन को ठीक पहचान सकते हैं, एक है लिक्विड और एक है डबल बॉन्ड। अब आप ऑप्शंस देखें, दे आर मोर कॉमन इन प्लांट्स इन एनिमल्स देन प्लांट्स, दे हैव डबल बॉन्ड। हमें 2 चीज़ें ढूंढनी थी, या पे हमें डबल बॉन्ड मिल जाए या फिर हमें लिक्विड मिल जाए। तो यहाँ पे लिखा है दे हैव डबल बॉन्ड्स इन द कार्बन चेन्स ऑफ देयर फैटी एसिड। तो इसके अंदर हमें जो है वो शुरू में ही मिल गया कि अच्छा ठीक है ये जो है वो डबल बॉन्ड्स होते हैं। तीसरा अगर हम देखेंगे तो ये सॉलिड तो वो सैचुरेटेड वाला था ना, ये तो लिक्विड होते हैं। और दे हैव फ्यूअर फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स पर फैट मॉलिक्यूल्स। बाकी जो ऑप्शन होते हैं ये आपको ऐसे ही दिए हुए होते हैं, आपके पास जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आपको सामने ही दिख रहे होते हैं। अब सॉलिड हो नहीं सकता क्योंकि वो सैचुरेटेड का होता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। फिर हमारे पास तीसरा है ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स आर क्लासिफाइड एज। अच्छा, इसके अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये किस हेडिंग में हमें मिल रहे थे, ये हमें मिल रहे थे स्टेरॉइड्स। मैंने आपने ये आपको एग्जाम्पल्स भी याद होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी हेडिंग है जिसकी एग्जाम्पल होगी, तो वो है स्टेरॉइड। इस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर हमारे पास फोर्थ वन है विच ऑफ दीज टर्म इंक्लूड ऑल अदर्स इन द लिस्ट। जैसे जो है वो पहली एमसीक्यूज थी उसी तरह जो है वो बिल्कुल चौथी एमसीक्यूज पूछी गई है कि ऐसी कौन सा हेडिंग है जिसके अंदर बाकी 3 ऑप्शन जो है वो इंक्लूड हो जाए। तो न्यूक्लिक एसिड है ना, मेन हेडिंग तो हमारी न्यूक्लिक एसिड थी। न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड था, नाइट्रोजिनस बेस था, नाइट्रोजिनस बेस में प्योरीन भी था। तो ये हमारी मेन हेडिंग कौन सी है, न्यूक्लिक एसिड।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज है, द डिफरेंस बिटवीन वन अमाइनो एसिड एंड द अदर इज फाउंड इन। अच्छा, मैंने ये कहा था ना कि एक तो आपको अमाइनो एसिड से पता चल जाएगा और एक आपको किस चीज़ से पता चलेगा, आर ग्रुप से पता चलेगा। आर ग्रुप जो है वो रेडियल ग्रुप कहलाता है। अब रेडियल ग्रुप जो आर होता है ना, उसकी जगह आपको कभी अगर एच दिखेगा तो वो ग्लाइसिन बन जाएगा, CH2। ये पेज नंबर 24 पे जो है वो इसकी बाकायदा नीचे सबसे नीचे डायग्राम्स बना के दिखाएंगे कि CH2OH होगा तो सीरीन होगा, CH3 होगा तो एलिनिन होगा। तो आर ग्रुप होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है जो कि डिफरेंस करवा रही होती है, आर ग्रुप रेडियल ग्रुप होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आर ग्रुप को रेडियल ग्रुप भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आर ग्रुप के बजाय रेडियल ग्रुप लिखा हुआ जाए। फिर हमारे पास 6 एमसीक्यूज है कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन में से पूछा गया है, वो हेडिंग में से पूछा गया सॉरी, कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलकर जो नाम बनता है वो क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियो, प्रोटीन से प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन में तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन में तो लिपिड और प्रोटीन होता है, और ग्लाइकोलिपिड में जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है। जबकि हमसे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर हमसे पूछा जा रहा है 7th एमसीक्यूज में, द प्रोसेस ऑफ mRNA डायरेक्टली पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बाय राइबोसोम्स इज कॉल्ड डैश। के mRNA जो है वो जिससे जाके डायरेक्टली सिंथेसिस करवाता है राइबोसोम्स के जरिए जो है वो उसकी होती है, वो कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है, वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि डीएनए से mRNA बनता है और mRNA से जो है वो प्रोटीन बनते हैं, तो वो कौन सा होता है, पहले mRNA बन रहा होता है। मैंने आपको ये लिखाया था कि आप ये जो है ये वाली बात लिख लें कि आपको जहाँ पे भी जो है वो mRNA दिख गया ना, वहाँ पर आपको जो है वो क्या लगाना है, वहाँ पर आपको जो है वो ट्रांसक्रिप्शन लगानी है। क्यों? क्योंकि जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जब आप लगा देंगे तो डीएनए से mRNA बनता है, ये प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन। mRNA से अगर प्रोटीन कहा होता ना तो हमारा ऑप्शन होता है ट्रांसलेशन। इस तरह से ये एमसीक्यूज हमसे पूछी गई थी और इस तरह हमने इसके जवाब दिए। अब हमारे पास पेज नंबर 40 पे जो है वो 8 एमसीक्यूज है। कौन सा है कि नाइट्रोजिनस बेस जो आरएनए के अंदर ऐसी कौन सी नाइट्रोजिनस बेस है जो प्रेजेंट नहीं होती। अब नाइट्रोजिनस बेस कितनी तरह की होती हैं, 4 तरह की होती है, बल्कि 5 तरह की होती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। लेकिन आरएनए के अंदर से नाम दिया हुआ है कि आरएनए के अंदर कौन सी प्रेजेंट नहीं होती, तो थाइमिन प्रेजेंट नहीं होती। थाइमिन की जगह कौन सी प्रेजेंट होती है, ये पता होना चाहिए, यूरेसिल प्रेजेंट होती है। इसलिए आपको पता चल गया कि थाइमिन जो है वो इनकरेक्ट हो गया। फिर हमारे पास कहा जा रहा है कि 9th एमसीक्यूज में काइंड्स ऑफ लिपिड यूटिलाइज इन द सिंथेसिस ऑफ रबर। एक मैंने बताया था कि ऐसी कौन सी जो है वो हेडिंग थी जिसके अंदर रबर और लेटेक्स की सिंथेसिस में जो है वो मदद कर रही थी, वो थी टर्पीन से। मैंने बाकायदा हाईलाइट करवाया हुआ है आपको, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो गया। फिर हमारे पास इसमें 10th एमसीक्यूज है कि टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक्टिंग एज मैसेंजर, तो वो कौन सा है, mRNA, क्योंकि वो मैसेंजर आरएनए कहलाता है। अब हमारे पास है नंबर 1, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी। एक ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जो कि बॉडी के अंदर डील करती है, लेकिन किस चीज़ से, केमिकल प्रोसेसेस से डील करती है। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। बायोटेक्नोलॉजी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर डेटा टेक्निक वगैरह यूज़ किए जाते थे सोल्यूशन निकालने के लिए। सोशल बायोलॉजी में सोशल इंट्रैक्शन होता था, एनाटॉमी के अंदर ह्यूमन बायोलॉजी आता था। अब हमारे पास दूसरा है द केमिकल कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है बायोकेमिकल्स। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर हमारे पास तीसरा है द पीएच ऑफ वाटर। इस चैप्टर के अंदर जो है वो ट्रिप्सिन वगैरह का पीएच दिया हुआ है। ट्रिप्सिन का कितना दिया हुआ है, आई थिंक 1.4 दिया हुआ है। तो पीएच ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए वो कितना होता है, वो 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। फिर हमारे पास चौथा कहा जा रहा है कि बेसिक एलिमेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का क्या होता है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो हम पता लगाते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक में ऐसी कोई कहानी नहीं होती। तो इसका जो बेसिक एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। फिर पाँचवा देखते हैं द कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं उसमें कौन सा आता है। तो ऑक्सीडेशन और सिम्बियोसिस नहीं हो सकता। हमारे दिमाग में 2 आ गए कि या ऐड होता है या रिलीज होता है। तो कंडेंसेशन का दूसरा नाम होता है डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस और हाइड्रोलिसिस का नाम होता है हाइड्रेशन। तो कहा जा रहा है हमसे रिलीज हो रहा है इसके अंदर वाटर, तो डिहाइड्रेट होता है ना, जब वाटर बाहर निकल जाता है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इसके अंदर जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। और फिर हमने छठा कह रहा है कि इन विच पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर पॉलीमर्स टूट के जो है वो मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हमारे पास है हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इसके अंदर जो है वो वाटर
वाटर की जो है वो एडिशन करवाई जाती है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि पॉलीमर टूट के जो है वो मोनोमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। फिर हमारे पास सातवां है कि कार्बन जो है वो कैसा एलिमेंट है, बायवैलेंट, ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट, टेट्रावैलेंट। तो इसकी 4 वैलेंसी होती है, ये आपको डायग्राम में भी दिखाई हुई है चैप्टर के अंदर। तो ये होता है टेट्रावैलेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। फिर हमारे पास 8वां दिया हुआ है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द लॉस और गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। एक ऐसा बॉन्ड जो कि लॉस या गेन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो कौन सा होता है? 8वां हमारे पास है आयनिक बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लॉस या गेन होता है, और जिसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो 8वें में जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और 9वें में जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि आपको दोनों की डेफिनेशंस पता हैं। फिर 10 में हमारे पास कहा जा रहा है द ग्रुप्स विच रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम ऑफ अ कंपाउंड, वो कौन सा होता है? वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। फिर हमारे पास 11 दिया हुआ है द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन एन एसिड एंड अल्कोहल बाय कंडेंसेशन। ये मैंने आपको लिखवाया था कि वैक्सीज के अंदर के एसिड और अल्कोहल के दरमियान जो बॉन्ड मिलता है, ये मैंने आपको एज अ की पॉइंट भी लिखवाया था। तो वो कौन सा होता है? वो होता है ईस्टर बॉन्ड। ये इसी चैप्टर में मौजूद है। इस तरह से जो है वो आपका MCQs आएंगे, इसलिए जो है वो चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ा करें और बहुत सोच समझ के पढ़ा करें। तो अब हमारे पास है कि अब हमारे पास है 12th MCQs, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन एन एसिड एंड अमाइन ग्रुप। एक ऐसा बॉन्ड जो कि एसिड और अमाइनो ग्रुप के दरमियान होता है, वो कौन सा बॉन्ड होता है? तो वो हमारे पास होता है अमाइड बॉन्ड होता है, क्योंकि हमारे पास ये आपको स्ट्रक्चर के फॉर्मूले में एक जगह अमाइन और एक जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिखेगा। तो इसके अंदर जो है वो अमाइड बॉन्ड बन रहा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट है। फिर 13 के अंदर दिया हुआ है कि प्रोटीन्स आर कंपोज ऑफ, प्रोटीन्स जो है वो पॉलीमर्स होते हैं, तो इनका मोनोमर कौन होगा? अमाइनो एसिड है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर हमारे पास 14 दिया हुआ है कि प्रोटीन का नाम किसने सजेस्ट किया था? ये भी मैंने आपको हाईलाइट करवाया था। तो ये इसका नाम जो है वो बर्जीलियस ने सजेस्ट किया था। जिस तरह से MCQs बताए थे चैप्टर के दौरान, उसी तरह से आ रहे हैं। जो चीज़ें हाईलाइट करवाई हैं उसी तरह से देखें MCQs बनते हैं उसी चीज़ से। फिर हमारे पास 15th MCQ है द अमाइनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय अ बॉन्ड कॉल्ड। अच्छा, जो अमाइनो एसिड लिंक्ड हुआ होता है वो किससे हुआ होता है? वो होता है पेप्टाइड लिंकेज से। जब वो लिंक्ड होता है तो प्रोटीन बनता है, लेकिन किससे लिंक्ड होता है? वो होती है पेप्टाइड लिंकेज। तो इसके अंदर होता है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। फिर 16 वाला देखिए आप, पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग स्ट्रेट अरेंजमेंट, मतलब स्ट्रेट का मतलब है लीनियर सीक्वेंस होती है। तो वो किसके अंदर होती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर होती है। अच्छा, अब हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर हेलिक्स बनता है। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जो है वो फोल्ड और सुपरफोल्ड किया जाता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा सब यूनिट लेकर उसको जो है वो होल्ड किया जाता है। फिर हमारे पास 17 है कि आप पॉलीपेप्टाइड चेन वही स्पाइरली हेलिक्स बनाया जा रहा है। तो 17 वाले में कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 18 वाले में 18th MCQs है पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। तो फोल्डेड आ गया तो जाहिर है पे कौन सा होगा? टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। मैंने ये सब हाईलाइट करवाया हुआ है कि सेकेंड में जो है वो उसको फोल्ड या सुपर फोल्ड कर दिया जाता है, तो वो किसके अंदर होता है? वो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर होता है। फिर हमारे पास 19th है कि व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स या 2 से ज़्यादा लिंक किया जाए उसके लास्ट साइज मॉलिक्यूल्स में, तो ये कौन से होते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। क्वाटरनरी में कहा गया था कि सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। अगर सिमिलर होंगे तो होमोजीनस और अगर डिसिमिलर होंगे तो इसका नाम हीटरोजीनस था। फिर हमारे पास 20th MCQs है कि हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। अच्छा, ये एग्जाम्पल पूछी गई है, किसकी होती है? 20th MCQs में ये होती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी प्रोटीन में कौन था? प्राइमरी प्रोटीन में जो है वो याद करें। सेकेंडरी प्रोटीन में कौन था? स्पाइडर वेब था। और हेयर से टर्शरी प्रोटीन में क्या था, ये पता होना चाहिए। इसी तरह जो है वो क्वाटरनरी प्रोटीन आप बता सकते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या थी। फिर हमारे पास 21 है कि द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। अच्छा, ये कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो सिंपल फॉर्म में और नहीं टूट सकते? तो वो कौन से हैं? वो है मोनोसेक्राइड। क्यों? क्योंकि वो खुद सिंपलर होते हैं, तो और सिंपलर में क्या टूटेंगे। फिर हमारे पास 22nd है द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, वो कौन से होते हैं? ये 22nd MCQs है, ये होते हैं ऑलिगोसेक्राइड। भाई मोनोसेक्राइड में तो होता ही सिंगल है, पॉलीसेक्राइड में तो बहुत सारे होता है। ऑलिगोसेक्राइड में जो है वो 2 से 10 होता था या 3 से 10 होता था। तो यहाँ से 2 से 10 दिया हुआ है, तो ये होते हैं ऑलिगोसेक्राइड। फिर हमारे पास 23rd दिया हुआ है कि ये जितने भी हमारे बॉडी के हिस्से दिए हुए हैं, स्किन, हेयर्स, नेल्स, मसल्स,
कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर होते हैं प्रोटीन्स, ये सब। और जो हमने कहा था प्रोटीन की सोर्स होती है, उसके ऊपर ये वाली लाइन लिखी हुई थी कि इसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हाँ, इसके अंदर जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। इसी तरह से जो है वो आप MCQs बन रहे हैं और आप देखें आप आराम से जो है वो सॉल्व भी करते जा रहे हैं। अब हमारे पास जो है वो 24th MCQs दिया हुआ है कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? मोनोसेक्राइड में तो नहीं था, मोनोसेक्राइड में तो फॉर्मूले लग रहे थे और ट्रायोज, पेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज ये सब आ रहा था। ये होती हैं किसकी होती है? डाइसेक्राइड की। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो ग्रुप्स है ना उसके अंदर होती है डाइसेक्राइड की। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इसके अंदर की एग्जाम्पल्स दी हैं, मैंने कहा था ना एग्जाम्पल्स, हेडिंग, ये भी बताना चाहिए कि एग्जाम्पल है किस हेडिंग की और हेडिंग है तो वो किसकी एग्जाम्पल है, ये भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये सब मैंने चीज़ें हाईलाइट करवाई हुई हैं, हर चीज़ मैंने लेक्चर के दौरान बताई हुई है कि किस तरह से जो है वो MCQs बन सकते हैं या बनकर आते हैं। तो आप सबसे पहले ना लेक्चर देखा करें, सबसे पहले आप लेक्चर को फॉलो किया करें, फिर आप आके MCQs देखा करें। फिर 25th हमारे पास है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एज इट इज। देखें मैंने आपको बताया था कि ये एग्जाम्पल दी हुई होगी और पूछा हुआ होगा कि किस हेडिंग से की एग्जाम्पल्स हैं। तो ये है पॉलीसेक्राइड। आप अगर उसी वक्त जो है वो चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल दिल लगा के दिमाग खोल कर सुनेंगे ना तो आपको उसी वक्त याद हो जाएगा। फिर एक दफ़ा आप खुद अपनी सेल्फ रीडिंग कर लीजिएगा और फिर ये सब सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो 25 का जो है वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर 26 दिया हुआ है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो क्या होते हैं। अब हमारे पास ये क्या होते हैं? ये होते हैं पॉलीसेक्राइड। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड होते हैं। फिर हमारे पास 27 दिया हुआ है कि मिल्क शुगर इज ऑल्सो नोन एज, कि मिल्क शुगर जो है वो क्या कहलाता है? मिल्क शुगर जो है वो लैक्टोज कहलाता है। फिर हम क्योंकि माल्टोज जो है माल्टोज माल्ट कहलाता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, फिर लैक्टोज है जो कि मिल्क शुगर कहलाता है। फिर 28 दिया हुआ है कि स्वीटेस्ट शुगर कौन सा होता है। ये आपको याद करना है कि स्वीटेस्ट शुगर जो है वो हमारे पास फ्रुक्टोज होता है, क्योंकि शुगर आता है तो स्वीटेस्ट होता है। फिर हमारे पास 29 दिया हुआ है कि गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये किस में है? ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज या हेक्सोज, किस उसमें आएगा? तो ये आएगा हेक्सोज की होती हैं, क्योंकि C6H12O6 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर हमारे पास राइबोज का पूछा गया है कि ये बताइए कि राइबोज जो है वो किस उससे निकली है। तो वो होती है पेंटोज से निकला हुआ है राइबोज। और एनिमल स्टार्च का नाम पूछा हुआ है तो वो ग्लाइकोजन होता है। सेलुलोज जो है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। RNA जो है वो पार्ट करता है किसके अंदर करता है? एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइम प्रोडक्शन या प्रोटीन सिंथेसिस। तो 33 में कौन सा आएगा? 33 में आएगा ऑप्शन नंबर सी। RNA जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस करवाता है, mRNA बनाता है प्रोटीन, इसलिए हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस ऑप्शन करेक्ट है। फिर हमारे पास 34 है कि DNA इज प्रेजेंट इन द। DNA कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक ही जगह थी जहाँ पे DNA प्रेजेंट था, वो क्या था? वो था न्यूक्लियस, और RNA था जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर था। अब हमारे पास कहा जा रहा है कि RNA जो है वो किससे अटैच हुआ होता है? RNA इज अटैच टू द। 35 का हमसे पूछा गया है तो वो हमसे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर मिलेगा, ये उसकी MCQs है। वैसे टिक लगा ले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। फिर हमारे पास है यूरेसिल इज प्रेजेंट इन। यूरेसिल DNA में होता है या RNA में होता है? तो यूरेसिल RNA में होते हैं, क्योंकि DNA में जो है वो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं और RNA में जो है वो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल लगता है, इसलिए RNA ऑप्शन करेक्ट है। फिर हमारे पास 37 दिया हुआ है द टर्म लिपिड वाज प्रपोज्ड। ये भी मैंने हाईलाइट करवाया था कि लिपिड का जो यूज़ किया था वो किसने प्रपोज किया था? वो ब्लू ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। फिर हमारे पास 38 में कहा हुआ है कि फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस और टेपिनॉइड्स ये जो है वो ये किसके होते हैं? तो वो है हमारे पास लिपिड के अंदर आते हैं। फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस और टेपिनॉइड्स ये सब जो है वो लिपिड के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हमारे पास जो MCQs है वो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, कि ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की बताएं जिसके अंदर जो है वो केमिकल प्रोसेसेस हमारी ज़िंदगी के बयान किए जाते हैं या फिर बायोकेमिकल बेसिस। तो आपने अगर ये चैप्टर का मेरा लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि बायोकेमिस्ट्री है इसका नाम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। फिर हमारे पास है दे आर कॉन्जुगेट्स ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, जो कि लिपिड और प्रोटीन मिलकर जो नाम बना रहे थे ना वो बताइए। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की हेडिंग का है MCQs।
तो फिर ये जो ग्लाइकोलिपिड है इसका तो मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन है तो न्यूक्लियस और प्रोटीन होता है। म्यूकोइड्स को जो लिखा है उसका मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी नहीं पूछा गया बल्कि लिपिड और प्रोटीन पूछा गया है, तो लिपोप्रोटीन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। फिर थर्ड वन है कि लिविंग मटेरियल इन अ लिविंग सेल इज, कि लिविंग मटेरियल जो कि एक लिविंग सेल के अंदर मौजूद होता है उसका नाम बताइए, तो उसका नाम तो हमें सबको पता है, उसका नाम प्रोटोप्लाज्म है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। फिर हमने फोर्थ वाला देखा तो ग्लाइकोलिपिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन इनके जो है वो और भी नाम थे, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड का जो है वो क्या था सेरिब्रोसाइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का था म्यूकॉइड। अगर आप ऐसे करके याद रखें ना कि आप ग्लाइकोलिपिड को डायरेक्ट टिक लगा देंगे और आप फिर एक और बात याद कर लें कि अच्छा ग्लाइकोलिपिड का था तो ग्लाइकोप्रोटीन का भी था, और ग्लाइकोप्रोटीन का क्या था वो म्यूकॉइड था। तो इस तरह आपको ना मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, ठीक है, तो इस तरह याद कर लिया करें तो आपके पेपर तक आपको याद रहेगा, बल्कि शायद उसके बाद भी याद रहेगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलिपिड का जो है वो सेरिब्रोसाइड्स होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज है कि कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस एंड सल्फर मेक अप डैश ऑफ द बायोकेमिकल्स। ये मैंने इस तरह समझाया था कि देखिए सारे के सारे नहीं बना देते, तकरीबन बना देते हैं, तो तकरीबन से मैंने आपको याद करवाया था 98%, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 या एमसीक्यूज नंबर 6 है कि इट परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि भाई क्या हो रहा था, याद करें कि प्रोसेस क्या चल रहा था कि डीएनए से एमआरएनए बन रहा था, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा था, जो एमआरएनए तक प्रोसेस हो रहा था उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जो प्रोटीन तक बनने का प्रोसेस था उसको ट्रांसलेशन कह रहे थे। तो यहाँ पे हमसे ट्रांसक्रिप्शन पूछा हुआ है, तो उस तक क्या बन रहा था, मैसेंजर आरएनए बन रहा था, एमआरएनए बन रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर हमारे पास सेवेंथ एमसीक्यूज है कि इन फोटोसिंथेसिस डैश इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपने इक्वेशन वगैरह देखी है या फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर हमने 8 वाला कहा देयर आर डैश लेटर्स इन अ जेनेटिक कोड, कितने होते हैं, तो आप ये क्रोमोसोम से डीएनए वाले चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि 3 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। फिर हमसे कहा जा रहा है 9th एमसीक्यूज में कि मैमेलियन सेल कंटेन्स डैश ऑफ प्रोटीन, ये जो है वो चार्ट मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट दोनों किस्म के मैंने मार्क भी करवाया था कि जो वाटर वगैरह था उसके अंदर आपको मैमेलियन और बैक्टीरिया का परसेंटेज पता होना चाहिए, और मैंने 2 तो बताए थे कि प्रोटीन का तो पता होना चाहिए कि वो एमकेट में भी पूछा गया था, इसलिए ये देखें आप इसके अंदर भी पूछा गया है, तो वो कितना होता है 18% होता है, और आपको परसेंटेज के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि ज़्यादा होता है बैक्टीरिया में और कम मैमेलियन में होता है, इस तरह से भी, तो 18% होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। फिर एमसीक्यूज नंबर 10 है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एटीपी, के एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, वरना किलो जूल्स में भी पूछी जाती है जो हमारी बुक में गिवन है, दोनों तरह के यूनिट्स हैं तो आपको दोनों पता होना चाहिए, तो इसमें किलो कैलोरीज पर मोल है इसलिए 7.3 है, इसलिए इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। फिर हमारे पास 11th एमसीक्यूज है कि ज्वाइनिंग ऑफ 2 मोनोमर्स विद द रिमूवल ऑफ वाटर। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि किसके अंदर ज्वाइनिंग हो रही थी तो ये याद कर लें कि किसके अंदर वाटर रिलीज हो रहा था। अगर ये भी याद नहीं आ रहा तो आप 2 डेफिनेशंस आपके पास थी, एक था कंडेंसेशन एक था हाइड्रोलिसिस, तो आप उसके दोनों के जो नाम थे वो पता कर लें कि क्या थे या याद कर लें अगर आपको पता है तो। कंडेंसेशन का क्या था, कंडेंसेशन का था डिहाइड्रेशन सिंथेसिस दूसरा नाम, और हाइड्रोलिसिस का था हाइड्रेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि डिहाइड्रेशन का मतलब कि वाटर रिलीज हो रहा है, इसलिए आपको ऐसे ऑप्शन नंबर डी पता चल गया कि ये करेक्ट है। वरना आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसके अंदर मोनोमर ज्वाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं, इसलिए भी इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए थी। अब हमारे पास 12th एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि नाइट्रोजीनस बेस प्लस शुगर इज कॉल्ड। अगर आपने जो है वो पेज नंबर 33 के अंदर ये डायग्राम के नीचे जो है वो डेफिनेशंस पढ़ी हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की, तब आपको पता होगा कि पहले स्टेप में क्या होता था कि नाइट्रोजीनस बेस जब पेंटोज शुगर के साथ कंबाइन होती थी पहले कार्बन के ऊपर तो न्यूक्लियोसाइड बनता था, मतलब इन शॉर्ट के नाइट्रोजीनस बेस प्लस पेंटोज शुगर यही लिखा हुआ है, तो वो क्या बनाता था, वो न्यूक्लियोसाइड बनाता था। फिर न्यूक्लियोटाइड कैसे होता था कि फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर से बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड होगा। आप ये दोनों तरीके से याद रखें कि अगर जो है वो शुगर के साथ नाइट्रोजीनस बेस मिलेगी तो न्यूक्लियोसाइड होगा, अगर शुगर के साथ फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा तो न्यूक्लियोटाइड होगा। तो यहाँ पे हमें पेंटोज शुगर के साथ जो है वो नाइट्रोजीनस बेस मिली हुई है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो न्यूक्लियोसाइड होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे शुगर के साथ फॉस्फोरिक एसिड लिखा हुआ होता तो ऑप्शन नंबर बी होता।
अब हमारे पास 13th एमसीक्यूज है कि प्रोटीन का नाम किसने प्रपोज किया था। तो ये आपको मैंने हाईलाइट करवाया था, बर्जीलियस ने प्रपोज किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर हमने 14th एमसीक्यूज में पढ़ा कि मोस्ट ऑफ आरएनए फाउंड इन, अगर आप इसमें भी पेज नंबर 33 चैप्टर नंबर 2 का देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि आरएनए जो है वो 90% साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और 10% जो है वो न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं मोस्ट ऑफ आरएनए, तो सबसे ज्यादा जो है वो किसमें पाया जा रहा है, 90% साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर ये कहा जाता कि सबसे कम किसमें पाया जाता है तब न्यूक्लियोलस पे टिक होता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा, तो वो साइटोप्लाज्म पे, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट है। फिर 15th एमसीक्यूज है कि अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, तो ये कोवलेंट बॉन्ड से होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर 16th एमसीक्यूज है कि क्लोरोफिल ऑफ साइटोक्रोम पिगमेंट बिलोंग टू ग्रुप, तो ये टेट्रापायरॉल होता है। ये सिंध बोर्ड का नहीं है, ये आपको अगले बोर्ड का मिलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारे एमकेट में या इंटरमीडिएट में कभी कभी जो है वो बाहर भी एमसीक्यूज आ जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर हमारे पास 17th है कि हीमोग्लोबिन इज हैविंग, कि हेमोग्लोबिन जो है वो एग्जाम्पल है, तो वो किस स्ट्रक्चर की है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, तो वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर हमारे पास 18th एमसीक्यूज है कि अनसैचुरेटेड एसिल ग्लिसरॉल कंटेन्स, तो दोबारा याद कर लें कि सैचुरेटेड में जो है वो एस से हमने सिंगल बॉन्ड निकाला था, एस से हमने सॉलिड निकाला था, तो अनसैचुरेटेड में मैंने करवाया था कि आप उल्टा कर लीजिएगा, तो सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड तो हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर हमारे पास 19th एमसीक्यूज है कि राइबोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि वो आप उसके अंदर देख लें कि मोनोसेक्राइड्स के अंदर, तो आपको राइबोस जो है वो किसकी एग्जाम्पल मिलेगी, C5H10O5 पेंटोस की एग्जाम्पल मिलेगी। क्यों? क्योंकि ट्रायोस में जो है वो ग्लिसरॉस वगैरह होता है, टेट्रोस में एथरोलूज होता है, और हेक्सोस में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज होता है, हेप्टोज में ग्लूकोहेप्टोज होता है, इसलिए हमारे पास राइबोस दिया हुआ है तो वो पेंटोस की एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर हमारे पास दिया हुआ है 20th एमसीक्यूज के हेलिक्स फॉर्मेशन इन द करेक्टर ऑफ डैश स्ट्रक्चर। अच्छा, प्राइमरी में क्या था, लीनियर सीक्वेंस थी, सेकेंडरी में क्या था, हेलिक्स स्ट्रक्चर बनवा था, फिर टर्शरी में क्या था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो है वो फोल्ड और सुपर फोल्ड होता है, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 सब यूनिट्स थे, तो फिर हेलिक्स स्ट्रक्चर किस में बन रहा था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बन रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। फिर हमसे 21th एमसीक्यूज दिया हुआ है कि द टर्म लिपिड वाज प्रपोज्ड बाय, कि लिपिड का नाम किसने प्रपोज किया था, ये भी मैंने हाईलाइट करवाया था कि ब्लू ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। फिर 22 एमसीक्यूज है कि एसिल ग्लिसरॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मैंने कहा है कि ये एग्जाम्पल्स, ये नाम और उसके मिलते जुलते नाम, उसके साथ जो नाम दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अगर आपको नहीं पता होगा कि अगर आप एक नाम याद कर लेंगे जैसे कि ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, तो आप उसी पे टिक लगा देंगे। आपको एक चीज़ के जितने भी नाम दिए हुए हैं ना सब पता होना चाहिए, तो एसिल ग्लिसरॉल, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल और ट्राई एसिल ग्लिसराइड, तो ये तीनों नाम होते हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। फिर 23 में देखें लिखा हुआ है कि सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, तो यहाँ आप जो है वो पॉलीसेक्राइड में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि पॉलीसेक्राइड में जो है वो 3 एग्जाम्पल्स, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है जो कि प्लांट से प्रोड्यूस किया जाता है। पेज नंबर 29 पे सेल्यूलोज की डेफिनेशन पे एज इट इज पूरी लाइन लिखी हुई है, उसी से आपके पास एमसीक्यूज बनकर आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारे पास दिया हुआ है कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गिव्स, ये वही हमारे पास अगर आप डाइसेक्राइड की हेडिंग में देखें तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि ग्लूकोज जो है जब ग्लूकोज के साथ मिलता है तो माल्टोज बनता है और वाटर जो है वो रिलीज होता है, और जब ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ मिलता है तो लैक्टोज बनता है, और जब ग्लूकोज फ्रुक्टोज के साथ मिलता है तो सुक्रोज बनता है। इसलिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो आपको पता होना चाहिए कि माल्टोज बनता है। मैंने आपको ये इस तरह याद करवाया था कि आप एक तरफ तो ग्लूकोज याद ही रखें कि ग्लूकोज से तो मिल ही रही है, आप कौन कौन सी चीज़ मिल सकती है, अगर ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज, गैलेक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज, फ्रुक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज, इस तरह से आप याद कर लेंगे तो हो जाएगा। ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज कहा जा रहा है तो माल्टोज है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर लैक्टोज जो है वो ज्यादातर किसके अंदर पाया जाता है, लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर होती है जो, इसलिए वो ज्यादातर मिल्क में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इस तरह से जो है वो अगर आप समझ के लेक्चर को मेरा सुने और ध्यान से सुने और साथ साथ की पॉइंट्स, हाईलाइट्स से सब देखते रहें और बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें तो ये एमसीक्यूज आपसे आराम से हो जाएंगे। बायो इतनी मुश्किल नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। आप लोगों को बायो को बहुत ही हलवा समझ के पढ़ेंगे
जाएंगे तो आसानी से कवर भी हो जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने में। जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन फ़ौरन से आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।